Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. आज हम भारत के राष्ट्रपति चुनाव के प्रोसेस को जरा गहराई से समझने वाले हैं। हाँ। ये कोई आम जनरल इलेक्शन जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। यहाँ कोई रैलियां नहीं होती, कोई सीधे जनता को वोट नहीं डालता। फिर भी देश का सबसे बड़ा पद इसी प्रक्रिया से भरा जाता है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें संविधान के अनुच्छेद है, संविधान सभा की दिलचस्प बहसें हैं और कुछ कानूनी विश्लेषण भी है। और हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि चुनाव होता कैसे है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे की सोच क्या थी। सही। ये एक पहेली की तरह है ना कि आप 140 करोड़ लोगों के लिए एक राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं बिना किसी एक भी नागरिक से सीधा वोट डलवाए, और फिर भी उसे निष्पक्ष और लोकतांत्रिक कहते हैं। हाँ, ये पूरा सिस्टम भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, बिल्कुल, यानी संघ और राज्यों के बीच के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो सबसे पहला सवाल, अगर हम और आप वोट नहीं देते तो आखिर वोट देता कौन है? ये काम एक खास ग्रुप करता है जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी चुने हुए सदस्य। और दूसरे राज्यों के विधायक। बिल्कुल, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक भी शामिल हैं। आपने एक शब्द पे जोर दिया, चुने हुए, यानी निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। हाँ, वो इसमें वोट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और ये बहुत सोच समझकर किया गया था। अच्छा। तर्क ये था कि जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए गए हैं वो निष्पक्ष होकर वोट कैसे कर सकते हैं। ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन जाता। सही बात है। इसलिए सिर्फ वही सदस्य वोट डालते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आए हैं। ये तो साफ हो गया। लेकिन मैंने सुना है कि इस सिस्टम में हर किसी के वोट की ताकत बराबर नहीं होती। ये कैसे काम करता है? हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 55 का असली जादू है। ये दो बड़े सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है राज्यों के बीच एकरूपता, मतलब यूनिफॉर्मिटी। एकरूपता। कोशिश ये है कि हर राज्य के प्रतिनिधित्व का पैमाना लगभग एक जैसा हो। और दूसरा सिद्धांत है समता, यानी पैरिटी। ये सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि देश के सारे विधायकों के वोटों की कुल ताकत देश के सारे सांसदों के वोटों की कुल ताकत के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब तराजू के एक पल्ले पर सारे राज्यों की विधानसभाएं और दूसरे पर भारत की संसद, और दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। वाह, एकदम सही। ये जो लाइन है ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये पक्का करती है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार का आदमी न लगे, बल्कि वो राज्यों का भी उतना ही बड़ा प्रतिनिधि हो। ये तो एक तरह का संवैधानिक हैंडशेक हो गया संघ और राज्यों के बीच। बिल्कुल। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में वही सवाल आता है जो शायद सबके दिमाग में आता होगा, इतना जटिल सिस्टम बनाने की जरूरत क्या थी? अमेरिका की तरह हम सीधे जनता से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? 1 पर्सन 1 वोट, बात खत्म। और आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान सभा में इस पर सबसे ज्यादा जोरदार बहसों में से एक हुई थी। अच्छा। प्रोफेसर के.टी. शाह जैसे कई सदस्य थे जिनका मजबूती से मानना था कि राष्ट्रपति को सीधे भारत के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा चुना जाना चाहिए। उनका तर्क क्या था? वो क्यों चाहते थे ऐसा? उनका तर्क बहुत सीधा और आकर्षक था। वो कहते थे कि अगर राष्ट्रपति सीधे जनता से चुनकर आएगा तो उसे एक नैतिक अधिकार मिलेगा, एक मॉरल अथॉरिटी, कि उसे सीधे जनता ने चुना है। हाँ, वो किसी राजनीतिक दल का मोहताज नहीं होगा। वो सही मायनों में पूरे देश का प्रतिनिधि होगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सकेगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है। तो फिर ये आइडिया खारिज क्यों हो गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके खिलाफ क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने जो तर्क दिए वो बहुत ही व्यावहारिक और दूर की सोच वाले थे। उन्होंने इसे सिर्फ एक चुनाव प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखा, बल्कि भारत के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के नजरिए से देखा। और उनके हिसाब से सीधी वोटिंग उस ढांचे में फिट नहीं बैठती थी। बिल्कुल। उनका पहला तर्क तो चिस्ट व्यवहारिक था, लॉजिस्टिकल। हाँ, लॉजिस्टिकल। उन्होंने आंकड़े दिए कि उस समय के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 15.85 करोड़ लोग होते।
15 करोड़? हाँ, जो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वोटरों से 2 गुने से भी ज्यादा थे। बाप रे। तो इतने बड़े देश में हर 5 साल में 2-2 विशाल चुनाव कराना, एक प्रधानमंत्री के लिए और एक राष्ट्रपति के लिए, ये प्रशासनिक और आर्थिक रूप से एक बुरा सपना होता। ठीक है, ये तो लॉजिस्टिकल चैलेंज हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कोई सैद्धांतिक कारण था? हाँ, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका। फिगर हेड वाली बात। एग्जैक्टली। उन्होंने साफ किया कि हमने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई है, जहां असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख है। तो अम्बेडकर का सवाल था कि एक ऐसे पद के लिए जिसके पास वास्तविक शक्तियां हैं ही नहीं, उसके लिए इतना बड़ा, खर्चीला और जटिल चुनाव कराने का क्या तुक है? सही बात है। असली शक्ति वाले प्रधानमंत्री का चुनाव तो वयस्क मताधिकार से हो ही रहा है। और तीसरा कारण शायद सबसे विस्फोटक था, शक्तियों के टकराव का खतरा। वही असल में निर्णायक तर्क था। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री भी सीधे जनता से चुनकर आए और राष्ट्रपति भी, तो क्या होता? दोनों ही दावा करते कि उन्हें जनता का सीधा जनादेश मिला है। बिल्कुल। अगर दोनों के बीच किसी नीति पर मतभेद हो जाता तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता, सरकार का काम करना ही मुश्किल हो जाता। ये तो एक म्यान में 2 तलवारें रखने जैसा होता, जो कभी काम नहीं करता। इसलिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव का फैसला किया गया, जो राष्ट्रपति को गरिमा तो देता है, पर प्रधानमंत्री के साथ शक्ति के टकराव में नहीं डालता। ओके, तो पहेली का पहला टुकड़ा तो जुड़ गया कि ये इलेक्टोरल कॉलेज क्यों बनाया गया। लेकिन असली रहस्य तो इस बात में है कि इस कॉलेज के अंदर हर किसी का वोट बराबर नहीं है। ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, यहीं पर इस सिस्टम का गणित वाला हिस्सा आता है, जो सुनने में जटिल लगता है, पर उसका आइडिया बहुत सरल है। अच्छा। सोचिए, हर विधायक यानी एमएलए अपने राज्य के लोगों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जिस राज्य की आबादी ज्यादा है, वहाँ के विधायक के वोट में ज्यादा वजन होना चाहिए, ताकि उस राज्य की जनता की आवाज को ज्यादा महत्व मिले। यानी ये 1 पर्सन 1 वोट नहीं है, बल्कि 1 रिप्रेजेंटेटिव represents X people का सिद्धांत है। बिल्कुल। इसी वजन को एक नंबर देने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। किसी राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के चुने हुए विधायकों की कुल संख्या से भाग देते हैं। ठीक है। फिर जो संख्या आती है उसे 1000 से और भाग दिया जाता है। और अगर भाग देने पर शेष 500 या उससे ज्यादा बचे तो मूल्य में 1 और जोड़ दिया जाता है। सही। इसी फॉर्मूले की वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जैसे कम आबादी वाले राज्य के विधायक के वोट का मूल्य सिर्फ 8 है। 208 और 8, इतना बड़ा अंतर? हाँ, ये सीधे सीधे जनसंख्या के अनुपात में है। वाह, तो हर एमएलए का वोट हर राज्य में अलग होता है, ये तो समझ आया। पर फिर सांसदों का क्या, एमपीज का? सांसदों के लिए सिस्टम अलग है। सभी सांसदों का वोट मूल्य बराबर होता है, चाहे वो किसी भी राज्य या पार्टी से हो। अच्छा, वो कैसे निकालते हैं? उसे निकालने के लिए देश के सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को जोड़ दिया जाता है और फिर उसे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, हाँ, उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। फिलहाल हर सांसद के वोट का मूल्य 700 है। 700। और यहाँ भी वही समता का सिद्धांत काम करता है। सारे विधायकों का कुल वोट मूल्य सारे सांसदों के कुल वोट मूल्य के बराबर हो जाता है। 1 मिनट, जब आप जनसंख्या की बात कर रही हैं, तो ये कौन सी जनसंख्या है आज की? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये सारी गणना 1971 की जनगणना के आधार पर होती है, आज की जनसंख्या पर नहीं। 1971? 50 साल से भी ज्यादा पुरानी? ऐसा क्यों? ये तो बहुत अजीब बात है। अजीब लगता है, पर ये एक बहुत ही दूरदर्शी और महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है। 70 के दशक में जब देश में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम जोर शोर से चल रहे थे, तब दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में काफी सफलता पाई, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। तो दक्षिण के राज्यों को डर था कि उन्हें अपनी सफलता की सजा मिलेगी। बिल्कुल। उन्हें ये चिंता हुई कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में हर बार नई जनगणना का इस्तेमाल हुआ तो जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने की वजह से संसद और राष्ट्रपति चुनाव में उनका राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। ये तो एक तरह से सजा देने जैसा होता। हाँ,
इसी समस्या को हल करने के लिए 42वें और बाद में 84वें संशोधन के जरिए ये तय किया गया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो 1971 की जनगणना वाली बात है, ये उस समय के लिए तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी, लेकिन आज 50 साल बाद क्या ये नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच एक तरह का पॉलिटिकल टेंशन नहीं पैदा कर रहा है? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा और संवेदनशील सवाल है। ये व्यवस्था उस समय तो एक जरूरी समझौता थी, लेकिन आज ये एक नई बहस को जन्म दे रही है। उत्तर भारत के राज्यों का तर्क है कि आज के वास्तविकता के हिसाब से उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जबकि दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्होंने जो राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किया उसकी वजह से उनकी आवाज को कम नहीं किया जा सकता। तो 2026 के बाद जब ये मामला फिर से खुलेगा तो ये भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हर वोट की कीमत कैसे तय होती है, पर मुझे लगता था कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है ना? हाँ, यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं चलता। यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक खास प्रणाली अपनाई जाती है, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी सिस्टम कहते हैं। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है। रैंक करता है मतलब बैलेट पेपर पर जितने उम्मीदवार हैं, आप उनके आगे अपनी प्राथमिकता लिखेंगे, 1, 2, 3। आप बता रहे हैं कि आपकी पहली पसंद कौन है, अगर वो नहीं जीता तो आपकी दूसरी पसंद कौन है, और इसी तरह आगे। और जीतने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा पहली पसंद के वोट मिलना काफी नहीं है। नहीं, जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। इसका फॉर्मूला है मोटे तौर पर कि जीतने के लिए आपको 50% से ज्यादा वोटों का समर्थन चाहिए। 50% से ज्यादा? हाँ, ये बहुमत का एक मजबूत आधार सुनिश्चित करता है। क्या कभी असल में ऐसा हुआ है कि पहली गिनती में किसी को ये कोटा ना मिला हो और दूसरी पसंद के वोटों की गिनती करनी पड़ी हो? हाँ, भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, और वो किस्सा बहुत मशहूर है। 1969 के चुनाव में 1969 वीवी गिरी और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के बीच कांटे की टक्कर थी। जब पहली वरीयता के वोटों की गिनती हुई तो किसी को भी 50% का कोटा नहीं मिला। एक मिनट, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। तो फिर क्या हुआ? विजेता का फैसला कैसे हुआ? तब एसटीवी सिस्टम का दूसरा चरण शुरू हुआ। सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को दौड़ से बाहर कर दिया गया। ओके। और उसके बैलेट पेपर्स पर जो दूसरी वरीयता के वोट थे, उन्हें वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के वोटों में बांट दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद वीवी गिरी को जरूरी कोटा मिल गया और वो चुनाव जीत गए। मतलब 1969 में अगर वो दूसरी पसंद वाले वोट ट्रांसफर नहीं होते तो भारत के राष्ट्रपति कोई और होते। बिल्कुल। और ये घटना इस सिस्टम की खूबी को भी दर्शाती है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि विजेता सिर्फ एक छोटे ग्रुप का पसंदीदा न हो, बल्कि व्यापक रूप से स्वीकार्य हो। और इसके ठीक विपरीत 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। वो भी तो एक अनोखा मामला था। बिल्कुल, वो दूसरा एक्सट्रीम केस था। उस चुनाव में 36 अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, लेकिन उन सबके नामांकन पत्र किसी न किसी कारण से खारिज हो गए। तो मैदान में अकेले ही बचे? हाँ, सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी बचे, और इसलिए उन्हें बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए एक और सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए चुनाव होने वाले हैं और किसी बड़े राज्य की विधानसभा किसी कारण से भंग हो गई हो, डिसॉल्व हो गई हो, तो क्या होगा? क्या चुनाव रुक जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, और ये असल में 1974 में उठा था, जब गुजरात विधानसभा भंग थी। अच्छा। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी कि क्या ऐसी स्थिति में चुनाव हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी हालत में तय समय पर ही होगा। किसी एक या एक से ज्यादा राज्यों की विधानसभा भंग होने से चुनाव नहीं रुकेगा। तो उस राज्य के वोट का क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक भंग विधानसभा का मतलब सिर्फ ये है कि उस राज्य से इलेक्टोरल कॉलेज में कोई सदस्य नहीं होगा। इसे निर्वाचक मंडल में एक रिक्ति, एक वैकेंसी माना जाएगा, न कि चुनाव रोकने का आधार।
क्या संविधान में भी इस बारे में कोई प्रावधान है? हाँ, बाद में इसे और मजबूत करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 71(4) जोड़ा गया, जो साफ कहता है कि निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ताकि ये प्रक्रिया कभी रुक ना पाए। हाँ, ताकि देश के सर्वोच्च पद का चुनाव कभी भी राजनीतिक दांवपेच की वजह से रुक ना पाए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान के संघीय संतुलन को बनाए रखने का एक अद्भुत और जटिल तंत्र है। बिल्कुल, हर नियम, हर फॉर्मूला के पीछे एक गहरी सोच है। इसकी जटिलता ही इसकी खूबी है। अप्रत्यक्ष चुनाव, वोटों का मूल्य निर्धारण, 1971 की जनगणना का इस्तेमाल और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करते हैं जो राज्यों और संघ दोनों का प्रतिनिधि हो, और जिसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर देखा जा सके। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि 1971 की जनगणना पर आधारित ये व्यवस्था 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े आने के बाद बदल सकती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जरा सोचिए, जब 50-60 साल बाद वोटों का मूल्य नई जनसंख्या के आधार पर फिर से तय किया जाएगा, तो राज्यों के बीच, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच, राजनीतिक शक्ति का संतुलन कितना नाटकीय रूप से बदलेगा। क्या ये भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करेगा या उसमें नई दरारें पैदा करेगा? ये भविष्य के राष्ट्रपति चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.